तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 में जो पेपर होना है उसके लिए वर्ष 2015 से 2019 तक एमपीपीएससी में आए हुए भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल के बारे में, है ना। तो इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन अक्सर आते हैं 2019 में, मतलब लगभग नहीं आया, मतलब आए 3 क्वेश्चन आए पर डायरेक्टली नहीं आए, इनडायरेक्ट आए। तो हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं सिर्फ उन पर ही चर्चा करेंगे। तो वर्ष 2015 पे बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। विकल्प दिए हुए हैं: ए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी में है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सी में है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर और डी में है शिक्षा रोजगार और जीवन स्तर। तो मानव विकास सूचकांक का आधार की अगर हम बात करें तो इनमें जो सही विकल्प है वो है सी, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। ये इसका सही विकल्प है, यानी कि बेहतरीन स्वास्थ्य, शिक्षा तक सबकी पहुंच और कितना पहुंच है ये, और उनके जीवन का स्तर क्या है, ये मानव विकास सूचकांक का आधार है। इससे रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष तौर पे। तो जिसका सही विकल्प है सी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यह है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है: ए आयात के गुणों से, बी निर्यात के गुणों से, सी विदेशी व्यापार गुणक से और डी भुगतान संतुलन से। तो यहाँ पे जो देखा जाए ना, तो आयात के गुणों संबंधित है, लेकिन सिर्फ आयात के गुणों से नहीं बल्कि आयात और निर्यात दोनों गुणों संबंधित है। इसके अलावा विदेशी व्यापार गुणक से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब विदेशी व्यापार के गुणक की बात की जाए तो व्यापार में वृद्धि को दर्शाता है, और चूंकि विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प है डी, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है कि सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो विकल्प है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, और वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, डी कृषि विकास। यह बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर है ए विकल्प। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो जहाँ पे सतत यानी कि सस्टेनेबल की बात आती है, तो सतत यानी कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ कि सतत विकास का आधार क्या है। सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो आधार है वो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यानी कि विकल्प सी। यानी कि पर्यावरण को हमें एक मतलब निश्चित लेवल तक ही उसका उपयोग करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसको हमको संरक्षित छोड़ना है। तो सतत विकास का जो आधार है वो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। तो विकल्प सी इसका सही है। बढ़ते हैं वर्ष 2016 के क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ष 2016 में तो 2 क्वेश्चन थे। पहला कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है। ए कृषि प्रधान, बी पूंजी प्रधान, सी उद्योग प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो है कृषि प्रधान, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। विकल्प ए है वित्त का अभाव, बी है शक्ति या एनर्जी का अभाव, सी कच्चे माल का अभाव, डी उपर्युक्त सभी। तो डी इसका सही विकल्प है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़े के कारण उपर्युक्त चारों हैं, तो इसका विकल्प डी। वर्ष 2017 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ए विकल्प मुद्रापूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित है, बी घाटा का वित्तीयन होता है, सी केवल निर्यात होते हैं, डी न निर्यात और न ही आयात होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है बंद अर्थव्यवस्था का, यानी कि ऐसा अर्थव्यवस्था जो न कहीं से ले न कहीं कुछ दे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, कि न तो निर्यात और न ही आयात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा, ये केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। और यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प है सी, ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। तो वर्ष 2017 में भी पूछा था आईएमएफ के बारे में, वर्ष 2018 में भी पूछा था आईएमएफ के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला तीसरा क्वेश्चन की बात करें 2017 का कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसका एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे।
ए विकल्प है विजय केलकर, बी मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सी अरुण जेटली, डी नरसिम्हा राव। मतलब यहाँ पे राव होना चाहिए। बहरहाल तो इसका जो सही विकल्प है वो है विजय केलकर, यानी कि विकल्प ए सही है। तो वस्तु एवं सेवा कर की जो प्रस्तावित किया गया था टास्क फोर्स के द्वारा, उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। इसके अलावा विजय केलकर की अगर हम बात करें तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और 13वें वित्त आयोग की जो संस्तुति थी 2010 से 2015 तक चला। और बात अगर हम जीएसटी की कर लें या वस्तु एवं सेवा कर की बात कर लें तो 1 जुलाई 2017 से ये देश में लागू हुआ। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2016 में इसे 2017 में लागू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ष 2018 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो वर्ष 2018 में जो पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्ष 2019 में 2018 में पूछा था ये। तो उस समय जो था 190 था, और वर्तमान में यानी कि 2021 है अभी, और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या 190 ही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े उससे पहले थोड़ी सी हम अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के बारे में कुछ और बात कर लें। तो देखिए, आईएमएफ की संकल्पना की अगर बात करें तो वर्ष 1944 के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग है। और 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक का एक हिस्सा आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना की गई, और इसके लिए इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी को। और कोई देश अगर आईएमएफ का सदस्य नहीं बनता, तब तक नहीं बनता जब तक कि वो विश्व बैंक के आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जब सदस्यता ले लेता है, उसके बाद वो आईएमएफ में शामिल होता है। इसके अलावा भारत आईएमएफ का एक संस्थापक सदस्य है, और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। आईएमएफ की स्थापना का उद्देश्य ये था कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जो बहुत सारे देशों में भी जो मुद्रा व्यापार को लेकर मुद्रा में थोड़ी दिक्कत जाता है, उसको सही किया जाए। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके अलावा दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी। और आईएमएफ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। और इसके अलावा आईएमएफ के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। और कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य बन सकता है, उसके लिए मुख्यतः 2 शर्तें। पहला ये कि वो विश्व बैंक की सदस्यता ले ले, दूसरा कि मुद्रा कोष में अनिवार्य अंशदान या कोटा अपना जमा करे, तब जाकर वो आईएमएफ का सदस्य बन सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो ये है कि मध्य प्रदेश के बजट 2017-18 बजट में AMRUT यानी कि अमृत योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया था? 500, 600, 700, 800 इतने करोड़। तो इसका सही विकल्प है 700 करोड़। तो मध्य प्रदेश का बजट आपको 2020 का 2021 का देखना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2019 में जैसा कि आपको पहले ही बताया, कोई भी सवाल नहीं थे। तो ये वीडियो बस यहीं तक जो इकोनॉमी से संबंधित था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मतलब मध्य प्रदेश पीएससी के 2015 से 2019 तक साइंस एवं टेक्नोलॉजी से जो भी सवाल आए हैं उनका एक व्यापक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इंतज़ार करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।